गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी गाइज़ और तैयारी कैसी हो रही है आपकी फ्रेंड्स। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 83 है। और गाइज़ मैं बता दूं आपको कि आज थोड़ा पीजीटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है। पीजीटी के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, मतलब राइटर्स बेस्ड, ठीक है। राइटर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, बाकी अदर जो क्वेश्चन है वो आपके टीजीटी या पीजीटी दोनों के लिए हैं, किसी भी एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा राइटर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पीजीटी के लेवल के हैं, तो आप उनको टीजीटी वाले चाहें तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे बेनिफिशियल दोनों के लिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई पीजीटी का राइटर है तो वहाँ से टीजीटी में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं गाइस, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, और ये ना रहे कि बाद में आप कहें कि ये तो उसमें से तो आपने तो कहा था कि बस 4 ही राइटर्स से आएगा, ये तो ये कहाँ से आ गया है ना। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी के लिए भी हो। चलिए देख लेते हैं कि क्या खास है आज के सेशन में। अच्छा, पहला क्वेश्चन है like a demon of many colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it into fragments। अच्छा, ये बहुत प्यारी लाइन है, लेकिन आप बताइए ये कहाँ से है लाइन। प्यारी लाइन तो है, तो यहाँ पे आपका डिजेक्शन एंड ओड है, एडोनिस है, इन मेमोरिया में थायरसिस है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे गाइज बी ऑप्शन पर, ठीक है। बी ऑप्शन पर जाएंगे। एडोनिस की बात करें, पीबी शैली किसके लिए लिखी थी इन्होंने एडोनिस? 1821 में इन्होंने एडोनिस लिखी थी जॉन कीट्स के लिए, ठीक है। जॉन कीट्स के लिए लिखी थी, उनकी डेथ पर लिखी थी, क्योंकि 1821 में जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। अच्छा, पीबी शैली का लाइफ स्पैन मैंने आपको कल भी बताया था 17 एक सेकेंड, हाँ क्या था, 1792 से लेकर के पीबी शैली का है ना 1822, ठीक है। ये इनका लाइफ स्पैन था। चलिए, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। अच्छा, ये राइम कर रही हैं लाइन, सेकेंड और फोर्थ जो है राइम कर रही हैं। तो यहाँ यह लाइन आपको बतानी है कि ये कहाँ से है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑटो नाइटिंगल है, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क, या फिर टू द डेजी। तो यहाँ शी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि शी ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, शी नहीं होगा गाइस, ये टू अ स्काईलार्क की है। सी पे कौन सा डाला है मैंने? विलियम वर्ड्सवर्थ की वॉय वैली है ये तो। नहीं, इसका नहीं है ये गाइस। हाँ, एक सेकेंड, मैं थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। एक सेकेंड गाइस, सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग भूल गए हैं, राइट। मैं यही तो सोचूं। अच्छा, विच पोएम बिगिंस विद हेल टू दी ब्लिड स्पिरिट बर्ड थॉट नेवर वर्थ। तो ये प्यारी लाइन है, कहाँ से है ये लाइन? और टू अ नाइटिंगल से है, टू द कुकू टाइपो है इसमें, टी द कुकू लिखा हुआ है, टू द कुकू है, टू अ स्काईलार्क है, टू द डेजी है। तो कहाँ से आपको ये लाइन मिलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस क्या, ऑप्शन सी, यानी कि टू आई स्काईलार्क की लाइन है। पीबी शैली की पोएम है टू आई स्काईलार्क, जो कि 1820 में पब्लिश हुई थी। तो इन्हीं की ये बहुत प्यारी पोएम है और इसी से ये लाइन ली गई है, ठीक है। पोएम जो है अनकन्वेंशनल फॉर्म है, फीचर सॉन्ग है ये, और राइम स्कीम एंड बाउंसी रिदम है इसके अंदर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। अच्छा, जॉन कीट्स की द नाइटिंगल से है, और पीबी शैली की टू अ स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाई वैली, या फिर रॉबर्ट ब्राउन की ग्रामेरियन। कहाँ से ये आपको लाइन मिलती है? तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा गाइस, पीबी शैली, ठीक है। पीबी शैली की टू अ स्काईलार्क की ही लाइन है ये भी, और इसमें जॉन जो है, ठीक है। चलिए, 1820 में आया था, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। For how many years did Dr. Alexander Manet serve as prisoner in the Bastille? चार्ल्स डिकन्स का एक बहुत ही प्यारा सा नॉवल है, ठीक है। चार्ल्स डिकन्स का बहुत ही प्यारा नॉवल है द टेल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है। जानते हैं आप इसको? ये आया था आपका 1859 में। कब आया था? एक सेकेंड, कब आया था ये? 1859 में आया था, आ टेल ऑफ टू सिटीज़। नेम मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ। तो ये आपको बताना है इसमें कि तो कितने साल तक जो है बास्तील के किले में जो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट थे उनको रखा गया था। तो ये गाइज इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इनको 20 सालों तक रखा गया था, 18 सालों तक, ठीक है। 18 सालों तक इनको रखा गया था, सी ऑप्शन है। हु इज़ डिस्क्राइब्ड दस इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़? प्रीटी फिगर, ये जल्दबाजी में होता है सब कुछ,
टेल ऑफ टू सिटीज़, प्रिटी फिगर, अ क्वांटिटी ऑफ गोल्डन हेयर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो ये लाइन कहाँ की है गाइस? प्रिटी हु डिस्क्राइब करता है टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर? कौन इस लाइन को डिस्क्राइब करता है? तो मैडम डिफार्स है, मिस प्रॉस है, सिडनी कार्टन है। ये सारे के सारे कैरेक्टर ध्यान रख लीजिएगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1859 में आई थी। अच्छा, इसमें लंदन एंड पेरिस दो जो कंट्री हैं उनको लिया गया है। अच्छा, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि लूसी मैनेट। ठीक है, लूसी मैनेट डिस्क्राइब करती हैं। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन ऑकर्स इन, ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन जो है वो चार्ल्स डिकेंस के कौन से नॉवल में ऑकर होता है? डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या फिर हार्ड टाइम्स? अच्छा, इनकी ईयर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे डेविड कॉपरफील्ड की, तो एक सेकेंड, हाँ, डेविड कॉपरफील्ड का जो है वो 1850 रहेगा। ठीक है, ब्लीक हाउस का क्या है, ये आपका रहेगा 1853। ठीक है, 52 भी कह सकते हैं, 52 से, क्योंकि सीरियली जो चार्ल्स डिकेंस के नॉवल थे वो सीरियली पब्लिश्ड होते थे 1 या 2 सालों के अंदर। अच्छा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है इसका 1861 हो जाएगा, 1861 हो जाएगा, और हार्ड टाइम्स का 1854 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी ईयर हैं, ये आपको ध्यान रखनी है इनके अंदर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लीक हाउस। ठीक है, ब्लीक हाउस की में जो है ऑफिसर्स प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक 9th नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का। ठीक है, 9th नॉवल है, और इसमें एक इवल है कॉज्ड बाय लॉ। ठीक है, ड्रॉन आउट लीगल केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ चांसरी, है ना। नॉवल जो है वो कंसीडर कर रहा है एक डिकेंस की जो फाइनेस्ट वर्क है, ऑल्दो हैज़ नॉट बीन हिज मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, ये एक फाइनेस्ट है, मोस्ट पॉपुलर वर्क है इनका। चलिए, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑफ द अर्थ? नथिंग एंड देन दे डाई, पेरिस एंड नो वन आस्क्स। तो ये लाइन कहाँ की है, किसने कही है, और इसके बारे में आपको गाइस मुझे बताना है। तो ये क्रॉसिंग द बार की है, और टू अ नाइटिंगेल की है, रग्बी चैपल की है, या फिर मैंडिंग वॉल की है? तो यहाँ हम जा रहे हैं अभी किसी पे, हम जा रहे हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम पर, और कौन सी पोएम की लाइन ये हमको मिलती है। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए गाइस, सो व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल और मैन ऑफ द अर्थ? नथिंग एंड देन दे डाई, पेरिस एंड नो वन आस्क्स। तो ये कहाँ की लाइंस हैं, ये आपको बताना है मुझे। तो ये मुझे लग रहा है कि आई थिंक इस गाइस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लाइंस किसकी हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा एक काम करिए, आप मुझे सर्च करके बताइएगा कि ये लाइन किसकी हैं। ठीक है, बताएंगे ना? ठीक है गाइस, आप मुझे सर्च करके बताइएगा कि ये लाइन किसकी हैं, और डेफिनेटली मैं इंतज़ार करूँगी गाइस आपके क्वेश्चन मतलब आंसर का मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ज़रूर से बतानी है आपको, मुझे इसका आंसर देना है। चलिए, अच्छा, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस लाइन बीन टेकन? तो वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच की लाइन है गाइस। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच की लाइन है। ओके, चलिए, अच्छा एक सेकंड, मुझे लग तो रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन पता है थोड़ा सा। एक सेकंड, यस 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 गाइस, सो जो पिछला क्वेश्चन था मैं थोड़ा उसी के बारे में भी सोच रही थी। ठीक है, ये जो पिछला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे माइंड में तो आ रहा है, बट कहीं गलत ना हो जाए। चलिए, खैर कोई नहीं, आप जो है इस लाइन को सर्च कीजिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा इसका आंसर डेफिनेटली। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम थे व्हाट इज़ द नहीं, इस पे नहीं थे हम। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस लाइन बीन टेकन? कहाँ से ली गई है ये लाइन्स? तो इसका आंसर गाइज आपका हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। मैंने अभी बताया था, मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉबर बीच से इस लाइन को लिया गया है। ठीक है, चलिए,
अच्छा, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोएट्री अवर रेस because in poetry our race as time goes on will find an ever surer and surer state. This claim is made in, ये क्लेम कहाँ पर किया गया है? तो गाइज इसका जो आंसर है, इसका भी आंसर है अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री में। ठीक है, अर्नोल्ड की द स्टडी ऑफ पोएट्री में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? चलिए, अकॉर्डिंग टू Matthew Arnold, touchstones helps us test truth and seriousness that constitute the best poetry. What are the touchstones? आपको पता है कि टचस्टोन मेथड जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है, और लेकिन उन्होंने टचस्टोन्स कहा, और टचस्टोन्स के थ्रू हम किसी भी ट्रूथ को जान सकते हैं पोइट्री के अंदर, या फिर सीरियसनेस को जान सकते हैं उसकी। लेकिन यहाँ पर आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि टचस्टोन्स होते क्या हैं। क्या ये द पर्पल पैसेज ऑफ लिरिक पोएट्री होते हैं, पैसेजेस फ्रॉम एंशिएंट पोइट्स होते हैं, द लाइन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट मास्टर्स होते हैं, या फिर पैसेज ऑफ एपिक स्ट्रेंथ एंड विगोर होते हैं? तो यहाँ आपको इसका आंसर देना है गाइज। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि द लाइन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट मास्टर्स, है ना। उन्होंने इसमें शेक्सपियर वगैरह और काफ़ी जो गेटे मतलब, और इस टाइप के जो कुछ राइटर्स थे उनकी लाइंस ली थी, उनके एक्सर्ट्स लिए थे इन्होंने, तो उन्हीं के थ्रू इन्होंने जो है इसको टचस्टोन मेथड को प्रूव किया था। विच पोएम टेनिसन इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? कौन सी पोएम है टेनिसन की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है? ठीक है, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो टिदोनस होता है। ठीक है, टिदोनस हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए, ठीक है, टिदोनस हमारा आंसर हो जाएगा। टिदोनस कब आई थी? आई थिंक ये कंप्लीट हुई थी 1859 में, बट 1860 में इसको पब्लिश किया गया था। 1860 में पब्लिश हुआ था, 1859 में कंप्लीट हो गई थी, और 1833 से जो है इन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया था। ओके, अच्छा, द टर्म विक्टोरियन इवॉक्स द एटीट्यूड ऑफ? टर्म विक्टोरियन किस चीज़ के एटीट्यूड को इवॉक करता है? फिलिस्टीनिज्म, मोरल अर्नेस्टनेस, लाइसेंसनेस, या फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि आपका जो विक्टोरियन वर्ड है वो मोरल अर्नेस्टनेस को यहाँ पे इवॉक करता है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए राइटर बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि पीजीटी से रिलेटेड रहेंगे थोड़े से, बाकी जो अब आगे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे हमारे दोनों के ही हैं। ठीक है, चलिए, एन आइडल इज़ यूजुअली अ पोएम अबाउट आ? आइडल जो है वो किस टाइप की पोएम्स होती थी, किन्हें कहते थे हम आइडल? तो यहाँ आइडल की बात हो रही है। पिकारेस्क सिटी लाइफ होती थी, पनोरामिक व्यूज़ ऑफ नेचर होती थी, पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या फिर पिकारेस्क कंट्री लाइफ होती थी? क्या यहाँ पर इसको आप कहेंगे? तो डी ऑप्शन पे जाएंगे हम, पिकारेस्क कंट्री लाइफ रस्टिक लाइफ की बात होती थी इसमें, और कुछ चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, तो आइडल जो हैं अनलाइक होमर, थियोक्राइटस, इस टाइप के जो राइटर्स रहे हैं उन्होंने भी इसमें दिया है योगदान। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट? अमेरिकन बीट मूवमेंट से इनमें से कौन से राइटर्स फॉलो करते हैं? तो एलन जिन्सबर्ग को जानते हैं हम, एलन जिन्सबर्ग को हम जानते हैं बीट मूवमेंट के रिगार्डिंग। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज मेनली फॉर इट्स? जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको क्रिटिसाइज किया गया है किस वजह से? एक्सेसिव विट और ह्यूमर की वजह से, बीटर सेटायर एंड साइनिसिज्म, इनडिसेंसी एंड परमिसिवनेस, या फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा इनडिसेंसी या फिर परमिसिवनेस की वजह से। ही हर्ट हिमसेल्फ? तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है इसमें मार्क नहीं हुआ, बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। हिमसेल्फ जो है वो क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेफ्लेक्सिव है, या फिर एम्फेटिक है? ठीक है, बताइए इसको क्या है ये। तो मेरे हिसाब से ये आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
ये आपका होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है जहाँ खुद के जो सब्जेक्ट है उसके किए हुए काम का फ़र्क उसी पर पड़े। मान लिया उसने खुद को मारा, चोट मारी, तो भाई चोट किसको लगी? उसी को तो लगी ना, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। फाइनल्स के लिए टॉम और ब्राउन दोनों ने ही क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ जो एज वेल एज है ये क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है। तो ये डी ऑप्शन होगा यानी कि कंजंक्शन। दो चीज़ों को, दो सेंटेंसेस को या फिर दो फ्रेजेस को जिसके थ्रू जोड़ा जाता है वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं। नाउन ऑफ कंडम। कंडम का नाउन बताइए क्या होता है? तो कंडम का नाउन है गाइस कंडमनेशन, ठीक है। कंडमनेशन पे जाएंगे हम। कनाइव। कनाइव का क्या मतलब होता है? ठीक है, कनाइव का आपको मीनिंग बताना है क्या होता है। तो कनाइव की बात करें तो ये होता है, इसका क्लॉजेट मीनिंग जो है वो एक समथिंग इमोरल, इलीगल हो या फिर हार्मफुल होता है। किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को अलाउ कर देना जो थोड़ी इमोरल हो, है ना, इलीगल हो या फिर हार्मफुल हो, उसी को कनाइव कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डिसरिगार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि डिसरिगार्ड हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ अदर वर्ड्स आर इंस्टिगेट, सेट इन मोशन, ठीक है। इंस्टिगेट किसको कहते हैं? सेट इन मोशन को कहते हैं। या फिर शील्ड होता है, टारगेट होता है कोई भी हमारा, थ्रेटन होता है मीनेस, ठीक है, मीनेस। फर्टिव। फर्टिव का मीनिंग बताइए क्या होता है? स्टेल्दी होता है, क्विक, रोस्ट, इंटरेस्ट या फिर प्रिटेंड। अच्छा, क्विक जल्दी होता है, राउज इंटरेस्ट होता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट का राउज होना, और प्रिटेंड होता है प्रिटेंड बहाना करना। तो फर्टिव का मीन्स यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेल्दी, ठीक है। स्टेल्दी का मतलब होता है बिहेविंग इज इन अ वे दैट शोज यू वांट टू कीप समथिंग सीक्रेट, है ना। कुछ ऐसा काम करना जिस तरीके से दूसरे को लगे कि तुम्हारे पास कोई ना कोई सीक्रेट है, तुम्हें देख करके दूसरा भाप जाए कि कुछ ना कुछ सीक्रेट है इसके पास, उसको स्टेल्दी कहते हैं हम, ठीक है। स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट क्या होता है? मूव होता है, पुश होता है, एटर्नल या फिर रूट। तो जो बी ऑप्शन होगा, करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिम्युलेट इज टू पुश, ठीक है, पुश करना होता है, बी ऑप्शन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, परपेचुअल। परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है? रिजिड होता है, हॉली, एटर्नल या फिर रूट। आपको सारों के मीनिंग पता है, लेकिन आपको परपेचुअल का मीनिंग बताना है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एटर्नल, ठीक है। और एटर्नल से क्या मतलब? रिजिड जिद्दी होता है, होली पवित्र होता है, र्यूड भद्दा होता है, आपको पता है, बुरा व्यवहार जैसे इस टाइप से। तो इटर्नल होता है एक कंटिन्यू या फिर एंड्यूरिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, है ना। एटर्नल होता है बिना किसी इंटरप्शन के बहुत समय तक जो है अपने आप में ही घुले रहना, एटर्नल, ठीक है। आंतरिक चीज़ों को कहा जाता है। तो यही गाइस हमारा सेशन था, ठीक है। नेक्स्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। आंसर जरूर दीजिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका। बाय।